नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या में धर्म ध्वज लहराने की जोर शोर से चल रही है तैयारी। एक रिपोर्ट आगे दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कहां डॉक्टर पर बच्चे की चोट को ठीक करने के लिए फेविक्विक लगाने का आरोप लगा है। यह खबर भी आपको दिखाएंगे। आने वाला मंगलवार रामनगरी अयोध्या के लिए काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराया जाएगा और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बना है राम का मंदिर। अयोध्या एक बार फिर तैयार है। वो क्षण बेहद निकट आ चुका है जब प्रभु श्री राम का धाम एक और इतिहास रचेगा और जिसकी गवाह बनेगी पूरी दुनिया। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने का सफल ट्रायल हो चुका है। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फुट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखा है या किन विशेष रूप से चिन्हों का इस्तेमाल किया गया उस ध्वज में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे? तो देखिए, जो परंपरा हमें कहती है उन चिन्हों को हाँ होना चाहिए था, तो उसमें कोविदार वृक्ष का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ध्वज का जो वर्णन आता है अयोध्या कांड के सर्ग 84 और सर्ग 96 में कई जगह पर आता है, तो वहाँ कोविदार वृक्ष अंकित ध्वज है। तो अब देखिए, भगवान श्री राम की अयोध्या में भगवान श्री राम का और रघुकुल का पूरा ही पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है कि उन्होंने एक वृक्ष को अपने ध्वज में चिन्ह दिया, उसे महत्व प्रदान किया, तो वो होना था। तो वृक्ष तो बड़े होते हैं, तो वृक्ष की एक अनुकृति हम लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स और एआई के द्वारा तैयार की। इसमें कुछ ग्राफिक्स डिजाइनर्स से मैंने मदद ली। ध्वज को केवल सजावटी प्रतीक नहीं बल्कि मंदिर में दिव्य ऊर्जा के आगमन और संचार का सूचक माना गया है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा वो समकोण त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी चौड़ाई 11 फीट तो लंबाई 22 फीट होगी। ध्वज का रंग हल्का भगवा, मध्य में सूर्य का चिन्ह होगा। कोविदार वृक्ष, ओम प्रतीक चिन्ह भी अंकित होंगे। जो ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान होना है वह 21 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें 108 जो पुरोहित हैं, जो विद्वान हैं, वह इस आयोजन को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अरणी मंथन होगा, यानी अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा उसमें प्रथम दिन अगर हम बात करें तो यज्ञ मंडप में हवन पूजन भी किए जाएंगे, गणपति पूजन होगा, नंदी महाराज का पूजन होगा, साथ ही साथ मंडल पीठों की स्थापना और अग्नि स्थापना के साथ साथ सभी देव विग्रहों से जुड़े मंत्रों का जाप होगा और नवग्रह का भी पूजन किया जाएगा। कि भगवान राम सूर्यवंश के हैं और मेवाड़ भी सूर्यवंश का है, तो फिर हम लोगों ने मंदिर कमेटी को, निर्माण समिति को सुझाव दिया कि हम इसमें सूर्य का प्रतीक भी रख रहे हैं। जो इन दोनों सुझावों को उन्होंने स्वीकार किया और समिति ने फिर बाद में इसमें ओम का, सनातन की आध्यात्मिकता का प्रतीक ओम का चिन्ह इन्होंने बनाया। यानी 25 नवंबर को जब आम जनता उसका दीदार करेगी तो उसमें ओम, कोविदार का वृक्ष और सूर्य, ये 3 चिन्ह दिखाई देंगे। सदियों इंतजार करने के बाद राम लला अपनी जगह पर विराजमान हुए। करोड़ों भक्तों की मन की मुराद पूरी हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सभी को अब मंदिर में धर्म ध्वजा लहराने का इंतजार है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में 7000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। आमंत्रित मेहमानों के लिए 7 जगहों पर भोजन की व्यवस्था की गई है। होटलों की बुकिंग फुल है। आमंत्रित किए गए सभी बंधुओं को निमंत्रण पत्र के साथ प्रवेश पत्र भी दिया जाएगा। प्रवेश पत्र के आधार पर होगा, निमंत्रण पत्र के आधार पर नहीं। प्रवेश पत्र पर व्यक्ति का कोड नंबर,
व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर लिखा होगा, QR कोड छपा होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले राम मंदिर परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी सुरक्षा कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा कर्मियों को एक विशेष ड्रेस कोड भी दिया गया है। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के परिसर में मौजूद रहने वाले कर्मियों को स्किल्ड बिहेवियर ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब 25 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट बाकायदा वो 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो रामलला के परिसर में मौजूद रहेंगे उनको ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके साथ ही लगभग 7,500 से ज़्यादा जो मेहमान रामलला के परिसर में ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे, उनकी सुविधा के अंतर्गत इन सभी लोगों को एक ड्रेस और एक रंग की ड्रेस में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण में हम लोगों ने पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में बैठा करके प्रशिक्षित किया और साथ ही साथ उसके बाद राम मंदिर के आसपास जहां पर उनकी ड्यूटी लगेगी वहां पर किस तरह की ड्यूटी उनको संपादित करनी है उसके बारे में ब्रीफ किया, रिहर्सल किया गया। अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। महाराष्ट्र के सांगली जिले से 1800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके एक ग्रुप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचा है। बड़ा कठिन परिश्रम तब करके यहाँ लोग पहुँचे हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? आप ही बताएं अपने मुँह से। हम महाराष्ट्र सांगली के पास भिलौड़ी आस्था एरिया है, वहाँ से 21 साइकिलिस्ट डेली 150, 160, 170 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए वो घाट होता है, विंड अपोजिट विंड होते हैं, उनको पार करते बहुत सारे चैलेंजेस, हर डे नया एक चैलेंज था, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये यात्रा शुरू करने का उद्देश्य क्या था आपका? रामलला का दर्शन, और सबको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है। हम सब अलग अलग पंथ के हैं, लेकिन एक साथ हम इधर रामलला के दर्शन के लिए आए। रामनगरी के प्रमुख चौराहे टेढ़ी बाजार को एक नया नाम मिला है। निषाद राज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही चौराहे का नाम बदलकर निषाद राज चौराहा कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा निषाद राज की प्रतिमा लगाई गई है और इस प्रतिमा का आज महापौर और नगर विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर बाकायदा भगवान रामलला के सखा निषाद राज के नाम से अब ये चौराहा जाना और पहचाना जाएगा। चौक का नामकरण हुआ है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब भगवान राम वनवास गए थे तो निषाद राज ने ही गंगा पार कराया था। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम बेहद व्यापक होने जा रहा है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। कानपुर में रात में ठंड से बचने के लिए 4 लोगों ने कमरे में कोयला जलाया और रात में ही उनकी मौत हो गई। मौत की वजह से जहरीली गैस से दम घुटना वजह भी बताई जा रही है। कोयला बन गया काल। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। धीरे धीरे पारा गिरता जा रहा है। रात को ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी बन रहा है। कानपुर के पनकी क्षेत्र में ठंड से बचने के लिए 4 लोग कमरे में सो रहे थे। रात में उन्होंने कमरे में कोयला जलाया, लेकिन सुबह का सूरज नहीं देख पाए। चारों लोग कमरे में मृत पाए गए। चारों ऑयल सीड्स कंपनी में काम करते थे। एक साथ 4 लोगों की मौत से कंपनी समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है। पुलिस को घटनास्थल वाले कमरे से एक तसले में जलता हुआ कोयला बरामद हुआ, जिससे अनुमान जताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए जलाए गए कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से सभी की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह, दौड़ अंसारी के रूप में हुई है। सभी की उम्र 22 से 32 साल के बीच बताई गई। चारों देवरिया के रहने वाले थे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टर पर फेविक्विक, जिसे हम घरेलू कामों में टूटी फूटी चीजों को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल बच्चे की चोट को ठीक करने का आरोप है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे को खेलते वक्त आंख के पास चोट लगी, खून निकलने लगा, जिसके बाद परेशान परिजन उसे एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने जो इलाज किया उससे बच्चे की परेशानी खत्म होने के बजाय ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर ने चोट का ऐसा इलाज बताया जो कोई नीम हकीम ना बताए। आरोप है कि उसने बच्चे के परिवार वालों से 5 रुपए की फेविक्विक लाने को कहा। इसके बाद उसने फेविक्विक को घाव पर मल दिया, लेकिन बच्चे को दर्द से राहत नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा घबराया हुआ है, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। माता पिता बच्चे को घर लेकर गए, लेकिन सुबह तक दर्द से छुटकारा नहीं मिला। जब हमने उनसे कहा कि इसे टेटनस का इंजेक्शन लगा दो, तो उन्होंने कहा कि ये सुबह लगेगा, और हमने कहा कि इसके पट्टी कर दो, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, बच्चा ज्यादा रोएगा तो दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा। और हमने उन्हें काफी बार कहा था कि आप प्लीज इसके पट्टी कर दो कि वो हाथ लगाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आप वहीं थे ट्रीटमेंट के दौरान? जी, मैं वहीं आपने देखा फेविक्विक थी वो? हाँ, मेरे सामने खोली उन्होंने, ये मेरी गोदी में ही था और मेरे सामने ही उन्होंने मेरी गोदी में इसके लगाया। तो आपने कहा नहीं कि आप इस तरीके से क्यों फेविक्विक? हमने उन्हें बोला था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपने बेटे के 2 दिन पहले चोट लगी थी, तो मैंने भी उसे फेविक्विक ही लगाई थी। जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने ये बोला। परिजन घबरा गए। अगले दिन सुबह वो बच्चे को दूसरे अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों को फेविक्विक छुड़ाने में 3 घंटे लग गए। इसके बाद बच्चे को 4 टांके लगाए गए। बच्चे के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक अगर फेविक्विक गलती से आंख में चला जाता तो मुश्किल हो जाती। बच्चे के परिवार वालों ने सीएमओ से शिकायत की है। हाँ, भाग्यश्री का ये मामला कल शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे के चेहरे पे चोट लगी थी और उसको सही से इलाज न करके उसको जो है फिर बाद में परेशानी हुई और किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया, तो वो मामला संज्ञान में है, कल ही संज्ञान में आया है। उस पर हम लोग एक जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। जैसे जांच में जो भी की जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने मामले के लिए एक जांच कमेटी बना दी है। जांच के बाद कार्रवाई करने की बात हो रही है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सहारनपुर में एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक से नीलगाय टकराई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सहारनपुर का ये नकुड़ इलाका है जहां रोज की तरह सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थी। सिंगल लेन वाली सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार बाइक दौड़ती हुई आई, जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। उन्हें नहीं पता था आगे हादसा उनका इंतजार कर रहा है। ठीक उसी वक्त खेतों से नील गायों का झुंड भी आता हुआ दिखाई दिया। नील गाय अचानक सड़क पर आई, तभी एक नील गाय बाइक से टकराई। बाइक चलाने वाले को तो पता ही नहीं चल पाया। बाइक का संतुलन बिगड़ा और तीनों लोग जोर से जमीन पर गिर पड़े। नील गाय उछलते हुए एक कार से जा टकराई। उसके बाद दूसरी नील गाय भी थी। दोनों उछलकर सड़क के किनारे जा गिरी। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने अपनी अपनी गाड़ियों को रोका। एक नील गाय तो कुछ ही पलों बाद जमीन से उठकर वापस चली गई, जबकि दूसरी नील गाय बुरी तरह घायल हो गई। वो उठ नहीं पाई। हादसा पेट्रोल पंप के ठीक सामने हुआ, जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना देने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। बाइक सवार तीनों लोगों को नजदीक के अस्पताल भिजवाया गया। तीनों एक ही परिवार से हैं। वो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नीलगाय अक्सर दिखाई पड़ती हैं और इनका सड़कों पर आना भी आम बात है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क पर हादसे होते रहते हैं। वन विभाग से भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इस पर नियंत्रण की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
शामली में पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। कांस्टेबल पत्नी और कांस्टेबल पति की नोकझोंक हुई। पति दूसरी महिला के साथ रह रहा था। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पति की बेवफाई, पारा हुआ हाई। शामली में रात के वक्त इस रिहायशी इलाके में हंगामा चल रहा है। आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकल आए। दरअसल मामला पति पत्नी और तीसरे की एंट्री का है, जिससे यहाँ घमासान मचा हुआ है और जंग जैसे हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर में तैनात महिला कांस्टेबल शामली पुलिस लाइन में तैनात अपने पति पर आग बबूला है। महिला का कहना है कि उसका पति उसके साथ नहीं रहता। उसकी जिंदगी में दूसरी महिला आ चुकी है और वो शामली में उसी के साथ रहता है। अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए उसने पहले अपने कांस्टेबल पति के साथ कमरे में धावा बोला, जहां वो दूसरी महिला के साथ रह रहा था। इसके बाद तो पति पत्नी भी सामने आ गए। दोनों की जमकर कहासुनी होने लगी। महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि उसका पति कई महीनों से दूसरी महिला के साथ रह रहा है। अपने पति पर बेवफाई का गंभीर आरोप लगाया है। कमरे में मौजूद दूसरी महिला और आरोपी सिपाही ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जी, मेरे पति संदीप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात हैं और इनकी पोस्टिंग जनपद शामली चल रही है। और मुझे जानकारी हुई कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो मैं छुट्टी लेकर फिर मैं यहाँ आई और मैंने पीछा करा तो ये उस महिला के साथ रह रही थी। महिला के साथ रह रहे हैं वो, और एक लड़की उन पर पीछे से है। वो या तो डिवोर्सी है या विडो है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। और वो प्रेग्नेंट है महिला। मामला बढ़ता देख पड़ोसी भी जमा होने लगे। हंगामे की सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिला कांस्टेबल का कहना है कि उसका पति के साथ विवाद जरूर है, लेकिन दोनों का तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में वो उसे और उसके बच्चों को धोखा दे रहा है। अच्छा, शादी कब हुई थी? 3 दिसंबर 2017। अच्छा, और जैसे शादी हुई थी और शादी होने के बाद जिस तरीके से शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद ये क्यों पहुंचा यहाँ तक? ऐसा मैटर कुछ नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण ही, वैसा कोई बड़ी वजह नहीं थी। एक बेटा भी है मेरे पे, 6.5 साल का एक बेटा भी है जो मेरे पास ही है। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। तीनों लोगों को थाने ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शामली से शाहनवाज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हापुड़ से है, जहां कार में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। कार ड्राइवर ने जब गाड़ी को रोका तो बोनट के अंदर से सांप निकला। वन विभाग की टीम ने कार के बोनट के अंदर से सांप का रेस्क्यू किया। तो हापुड़ की यह घटना, बीच सड़क कार रुकी, बोनट खोला तो उसके अंदर से सांप निकला। वन विभाग ने इस सांप को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गया। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड दिखने से अफरा तफरी मच गई। यहां जंगल से निकलकर 3 हाथी सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 जंगली हाथी दुकानों के पास से होकर गुजरते हुए लक्सर रोड की ओर चले गए और इस दौरान सड़क से गुजर रहा ट्रैफिक भी थम गया। हाथियों के सड़क पार किए जाने के बाद ही ट्रैफिक फिर से शुरू हुआ। लोगों का कहना है इस इलाके में अक्सर जंगली हाथियों का झुंड आ जाता है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वन विभाग को इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उत्तराखंड में वन्य जीवों का खतरा बढ़ता जा रहा है। गुलदार के बाद अब भालुओं के हमले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस साल भालू के हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 1.5 दशक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। ये वीडियो चमोली के जोशीमठ क्षेत्र का है, जिसे इसी हफ्ते रिकॉर्ड किया गया। भालू आबादी वाले इलाके में आराम से घूम रहा है।
ऐसी ही तस्वीरें पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे जिलों से भी सामने आई हैं। आमतौर पर शीतकाल में भालू नजर नहीं आते क्योंकि इस दौरान वो हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दियों में भी भालू कहर बरपा रहे हैं। पिछले कुछ साल के आंकड़े देखें तो साल 2023 में भालू के हमलों में 53 लोग घायल हुए तो मौत कोई भी नहीं हुई, लेकिन 2024 में घायलों का आंकड़ा 65 पहुंचा और 3 लोगों की मौत हुई। वहीं 2025 में अब तक 66 लोग भालू के हमले में घायल हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उसका हाइबरनेशन का समय धीरे धीरे कम होकर 45 दिन तक आ गया और ऐसा वैज्ञानिकों का आकलन है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से इसका कारण है और यही एक मुख्य वजह हो सकती है कि जिन भालुओं को अभी तक हाइबरनेशन में चला जाना चाहिए था वो अभी भी आबादी से लगे हुए क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। पौड़ी के थलीशरण क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पिछले दिनों भालू ने 23 जानवरों को मार दिया। इस भालू को ट्रैप करने के लिए वन विभाग ने वेटरनरी टीम भी भेजी, लेकिन ज़्यादातर जानवरों को किल किया उसने, या तो शोर हो गया या जो भी सरकमस्टांसेस उस तरह जगह रहे हैं उसने कम खा पाया है। तो ये भी हो सकता है कि एक जो इरिटेशन है, मतलब उसको हाइबरनेशन में ना जाने के कारण एक जो उसके चेंज है, उसके मेंटल स्टेटस चेंज हुआ है, प्लस जिसको वो किल कर रहा है उस किल पे भी फीड नहीं कर पा रहा है लोगों के इंटरफेयर के कारण, तो उससे भी इरिटेट होके हो सकता है ये कारण हो। भालू अब सिर्फ जिंदा जानवरों को नहीं खा रहा बल्कि पहले मार रहा है और उसके बाद खा रहा है। जंगल में भोजन की कमी है, इसीलिए आबादी में पर्याप्त खाना उसे खूब लुभा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।